शुरू में काफ़ी लोग दुखी थे। मेरे नाना जी मरते मरते तक मेरा मुंह नहीं देखा उन्होंने। विश्व हिंदू परिषद वालों के कहने पर पुलिस आ गई और कि कोई मुसलमान डॉक्टर किसी ब्राह्मण लड़की को भगा के ले आया है। मेरी माँ के लिए बहुत बड़ा हादसा था और पूरा परिवार विरोध में खड़ा था। सोचती हूँ अगर मेरे कमरे में एक रोशनदान होता तो हम पड़े पड़े देखते चांद को। आकाश तारों से भरा रहता, हम समुद्र की नीली लहर पर तैरते और देखते जहाज को जाते हुए। मेरी आत्मा गीली होती, हमारे सपनों में होती हवा जो मौसम बदल देती, बर्फ पसर जाती ज़मीन पर। प्रेम करते हुए आकाश हमारी आँखों में होता और रात अपना छप्पर तान देती। सप्तऋषि आकाश गंगा में बैठ मुस्कुराते, पर देखो ना, इन सब के बिना भी जी लेते हैं हम। आटे नमक तेल की गंध के बीच प्रेम करते हैं। सीलन भरी कोठरी में तुम्हारी देह एक नदी की तरह उफनती है। प्रेम करती है तुम्हारी आँखें, हंसते हुए कहती है मेरी जेब खाली है, कल जीवन की शुरुआत कैसे होगी। लेकिन मैं तुम्हें इससे भयभीत नहीं देखना चाहता। गुर्बत हमारे प्रेम छीन नहीं सकता। हम मेहनत से अपनी फसल उगाएंगे, काम की तलाश में निकल पड़ेंगे, गर्वीले डग भरते हुए तुम्हारे साथ। मेरी और शकील की मुलाकात बहुत इंटरेस्टिंग है। मैट्रिक में जब हम पढ़ाई करके जस्ट ख़त्म किए थे, शकील उस वक्त डॉक्टर हो चुके थे और वो अंगोला से लौटे थे। अंगोला तुरंत आज़ाद हुआ था, तो जो दुनिया भर की जो लेफ़्ट पार्टियां थी उन्होंने अंगोला को मदद करने के लिए कई यंग डॉक्टर्स की टीम भेजी गई थी। तो शकील यहाँ तुरंत मेडिकल की पढ़ाई ख़त्म करके तुरंत उनकी नौकरी हुई थी। उन्होंने नौकरी रिज़ाइन करके और कम्युनिस्ट पार्टी ने उनको भेजा था अंगोला, तो वो अंगोला के लिए गए। जस्ट अभी पढ़ाई मैंने ख़त्म की थी। कम्युनिस्ट पार्टी से मेरा बहुत उन दिनों वास्ता नहीं था, लेकिन उनके बाद मेरे पिता कम्युनिस्ट थे और उनके बारे में बहुत सारी बातें बताया करते थे और मेरे अंदर उनकी बड़ी सुंदर छवि थी कि एक ऐसा नौजवान जो देश और दुनिया के लिए कुछ कर रहा है। तो वो आए तो उन्होंने हमसे पूछा कि नितरंजन जी हैं? तो मैंने कहा जी आप? तो उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर शकील। तो हम बड़े हैरान हुए कि जिस आदमी के बारे में इतने दिनों से सुन रहे थे वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ा है। तो हमने पापा को कहा कि कोई डॉक्टर शकील आए हैं। पापा चले आए। बाद में जब हमारी दोस्ती हुई तो पापा कहते थे कि डॉक्टर शकील आए हैं और वो अंदर चले जाते थे। तो इस तरह हमारी मुलाकात शुरू हुई। विचारों की जो दोस्ती होती है वो बड़ी मजबूत होती है, क्योंकि जब आप जानते हैं तो मुझे लगता था कि ये आदमी बड़ा वैचारिक स्तर पे बहुत चीज़ों के प्रति उसकी गंभीरता है और औरतों के बारे में इसके दृष्टिकोण बड़े साफ हैं। जनरली जो लैंगिक विभेद है वो हमारे यहाँ मर्दों की ऐसी अपब्रिंगिंग होती है कि अगर वो विचारों में समानता की बात करते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में बहुत बार वो नहीं कर पाते हैं। तो मुझे जितना मैंने जाना डॉक्टर शकील को, वो विचारों के साथ साथ महिलाओं की समानता की बात और उस तरह की चीज़ें मुझको बहुत आकर्षित करती थी। तो मुझको लगा कि ये आदमी मेरे लिए अच्छा है, जिस तरह हम चाहते हैं, जिस तरह के की दोस्ती चाहते हैं, जिस तरह का पार्टनर चाहते हैं। तो धीरे धीरे हमारी लंबी दोस्ती, 5 साल हम लोगों ने कोर्टशिप किया। लेकिन ये बहुत बड़ा ख़तरा था कि शकील एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे और मैं एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई। और हमने जब अपने परिवार को बताया तो ये बहुत बड़ा मेरी माँ के लिए बहुत बड़ा हादसा था और पूरा परिवार विरोध में खड़ा था। मेरे पिता बहुत विरोध में नहीं थे, लेकिन माँ चूँकि साथ में थी। मेरी माँ के लिए भी बहुत आसान नहीं था, क्योंकि आप जिस तरह की परवरिश होती है आपकी, जिस तरह के समाज में पलते हैं, ये बहुत बड़ी बात थी उस वक्त। और बेटियों का अपनी मर्जी से, वो भी एक गैर
मतलब हिंदू परिवार में, और वो एक ऐसा धर्म जो हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमानों के बीच तो नफ़रत की बहुत गहरी धार शुरू से, आज़ादी के पहले से ही होती रही है, और अभी के माहौल में तो ये और भी ज़्यादा मुश्किल है। मेरा जो पूरा ननिहाल था, मेरे नाना जी, ये तमाम लोग तैयार नहीं थे, तो वैसी स्थिति में मुझे घर से बाहर जाके कोर्ट मैरिज करना पड़ा। शकील के घर में बहुत मुश्किल नहीं थी क्योंकि ये डॉक्टर हो चुके थे, और ऐसे भी हमारे देश में मर्दों को थोड़ी कम मुश्किल है, क्योंकि औरतों को ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि आप औरतों को मानते हैं कि आपकी इज्जत है, आप हमेशा औरतों को अपनी नाक की तरह देखते हैं कि हमारी नाक कट गई। तो शकील के घर की बड़ी भाभी आई थी हमारे, लेकिन उनके घर में भी नाराज़गी थी कि गैर मुस्लिम में इसने शादी की। शुरू में काफ़ी लोग दुखी थे। मेरे नाना जी मरते मरते तक मेरा मुंह नहीं देखा उन्होंने। गांव में काफ़ी रिएक्शन हुआ था, और जिसको कहते हैं घर से बाहर देना, खाना पीना बंद कर देना, वो हुआ था। मेरी माँ को काफ़ी झेलना पड़ा। मेरे कातिल मेरे दिलदार, तुम मेरे पास रहो, तुम मेरे पास रहो। जिस घड़ी रात चले आसमानों का लहू पी के स्याह रात चले, मरहमे मश्क लिए नश्तरे अल्मास लिए, पीन करती हुई हंसती हुई गाती निकले, दर्द के कासनी पाजेब बजाती निकले। जिस घड़ी सीनों में डूबे हुए दिल आस्तीनों में नेहा हाथों की राह तकने लगे, आस लिए और बच्चों के बिलकने की तरह कुलकुले में, बहरे नासूदगी मचले तो मनाए न मने, जब कोई बात बनाए न बने, जब न कोई बात चले। जिस घड़ी रात चले, जिस घड़ी मातमी सुनसान स्याह रात चले, पास रहो मेरे कातिल मेरे दिलदार, मेरे पास रहो। शादी के दिन ही विश्व हिंदू परिषद वालों के कहने पर पुलिस आ गई, और कि कोई मुसलमान डॉक्टर किसी ब्राह्मण लड़की को भगा के ले आया है। तो वो करीब आधे घंटे 40 मिनट का, एक रात के 10 बजे, इतनी सर्द रात में, 19 जनवरी की रात, वो सब ड्रामा हुआ। लेकिन कुछ वेल विशर्स थे, फ्रेंड्स थे, फैमिली तो थी नहीं हम लोगों की। उन लोगों से बातचीत करके, हम दोनों से बातचीत करके फिर वो चले गए। कुछ महीने लगे और ये सारा का सारा सब कुछ सुलझ गया, और अब तो ये मसला भी नहीं है कि हम लोगों का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो दोनों एक दूसरे दो मज़हबों से आता है। क्योंकि हमसे लोग तो थोड़ा, हम वैसे भी प्रैक्टिस करने वाले मुसलमान थे नहीं, तो घर के लोग तो थोड़ा नाराज़ पहले भी थे, अभी भी रहते हैं। तो और फिर ये भी आ गई तो चलने लगा। और अब हम लोग का बच्चा है पुष्किन, वो भी अब कोई रिलीजन को फॉलो नहीं करता है या प्रैक्टिस नहीं करता है। लेकिन हम लोग उतना ही थिक एंड थिन है अपने पूरे फैमिली से, जितना नॉर्मली कोई भी फैमिली होती है। जब भी कोई भी ऐसा ही तकरीब, कोई भी ऐसा फंक्शन हो नहीं सकता जिसमें हम लोगों का शामिल होना, फैमिली का फंक्शन ज़रूरी ना हो। तो और या कोई भी बड़ा फ़ैसला अगर फैमिली के लेवल पर होता है तो उसमें हम लोगों के मशवरे को शायद ज़्यादा वज़न दिया जाता है। तो और निवेता के साथ, सिर्फ मेरे ही नहीं, मेरे घर में निवेता भी, बल्कि मेरे घर के अंदर के कुछ एक मामले ऐसे आए भी जिसमें कि सबसे ज़्यादा लीडिंग रोल सारे रिश्तेदारों में निवेता का ही था। तो इसलिए वो ये समझ है कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम।
बर्फ़ को पिघलने में बहुत वक्त नहीं लगती है। तो ये जो रिश्तों के बीच की जो दीवार थी ना, वो बर्फ़ की दीवार थी जो धीरे धीरे पिघल गई। 39 साल हो गए हम लोगों की शादी की। हम लोगों के ज़माने में तो था ख़तरा, लेकिन कानून ये लगता था कि भाई वो मदद करेगा, वो बचाएगा, वो प्रोटेक्टर होगा। लेकिन अब तो ये उम्मीद कानून से भी, कानून ही ऐसे बन गए हैं कि वो मदद क्या, वो तो उनकी और परेशानियां बढ़ाने की बात है। उत्तराखंड का एंटी कन्वर्शन लॉ, या उत्तर प्रदेश में जो अभी मौजूदा सरकार है वहाँ के इंटरफेथ मैरिजेस पर जो कड़े कानून बने हैं, मतलब ये तो बिल्कुल ही ड्रैकोनियन है। बदकिस्मती से ये मुल्क जहाँ डेमोक्रेसी की जड़ें तो मजबूत हुई पिछले 75 सालों में, लेकिन सोशल स्ट्राइफ बढ़ गए। और सोशल स्ट्राइफ सिर्फ रिलीजन ही पर नहीं बढ़े हैं, कास्ट पर भी बढ़े हैं, रीजन पर भी बढ़े हैं। तो ये हेल्दी साइन नहीं है किसी भी, और हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहाँ इतनी डाइवर्सिटी है। पहले लोग समझते थे कि दुनिया में यूएस ही सबसे डाइवर्स है, हिस्पैनिक भी हैं, ब्लैक भी हैं, वाइट भी हैं, अरब्स भी हैं, चाइनीज़ भी हैं, ये तो उससे भी ज़्यादा है। तो अब इस डाइवर्सिटी को अगर लोग, एक तबका है हिंदुस्तान के अंदर जो ये इस डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करने के लिए नहीं तैयार है, तो ये इसके डेमोक्रेसी के जड़ों पर वो प्रहार हो रहा है। हम लोगों को ये यकीन है और उम्मीद भी है कि वो ताकतें जो इस मुल्क में इस डाइवर्सिटी को, या जिसको विविधता कहते हैं, या जो हमारी सतरंगी तहजीब है, उसको मानने वाली या उनको, उनके पीछे खड़े होने वाली अभी भी अक्सरियत है और बहुमत है, मेजॉरिटी है। लेकिन चैलेंजेस पहले से ज़्यादा बड़े हैं। ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है।